भाग 13। कपिल के इस तरह फोन करने पर बिट्टू सोच में पड़ गया कि ऐसी भी क्या बात है कि जो वो मुझे अभी बुला रहा है, और आलोक को भी, जबकि अभी कुछ देर पहले तक तो दोनों यहीं पर थे। फिर वो जल्दी से तैयार हुआ और मां से बोलता हुआ चला गया कि कपिल के घर जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। और जाते जाते एक नजर कृपा के कमरे की तरफ डाली, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसके अंदर से उसे वो दिखाई दी जो उसकी जीने की वजह बन गई थी और जो उसकी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही थी। उसकी हीरोइन और कौन? सवार होकर धड़ धड़ करते निकल गए और जल्दी से अपनी बुलेट पर रवाना हो गए। कपिल के घर पहुंचकर देखा तो आलोक वहां पहले से बैठा हुआ था। बिट्टू ने पूछा, आंटी, अंकल नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? तो कपिल ने बताया कि पापा तो ऑफिस टूर पर गए हुए हैं और माताजी पड़ोस में सत्संग में गई हुई है, मतलब घर पर कोई नहीं है। बिट्टू ने कहा, तभी तो तुम दोनों को और खास तौर पर तुझे बुलाया है। कपिल ने बिट्टू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब साफ साफ बता, क्यों बुलाया है? नींद के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं और तुझे पहेलियां बुझाने से फुर्सत नहीं है। कपिल ने कहा, एक बार तो ये देख। अरे देख लेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे, नींद क्या चीज है। अब की बिट्टू ने गुस्से में कपिल की तरफ देखा तो कपिल ने चुपचाप अपना मोबाइल बिट्टू की तरफ बढ़ा दिया और आलोक से भी इशारा कर दिया कि जरा तू भी देख ले, तेरी भी भलाई छिपी है इसमें। और सच में जैसे जैसे बिट्टू मोबाइल में आंखें गड़ाता जा रहा था, उसके होश फाख्ता हो जा रहे थे और आलोक को तो जैसे कोई सदमा लग गया हो। बिट्टू वो देख रहा था जो संगीत की उस रात को हुआ था, पर वो केवल थोड़ा सा ही देखकर गुस्से में वहां से रवाना हो गया। इस पर वीडियो में वो सब भी देख पा रहा था जो उस वक्त वो गुस्से में वहां से चले जाने की वजह से नहीं देख पाया था। और सबसे बड़ी बात कि उस रात सोनम उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, जो बिट्टू उसके हाव भाव नहीं समझ पाया था। पर कपिल अमित की तरफ वाली छत से ऊपर आया था, इसलिए सोनम का चेहरा इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा था और वीडियो में ये क्लियर दिख रहा था कि सोनम रजत की यूं अचानक हाथ पकड़ने से और आई लव यू कहने से कितनी परेशान और अनमनी दिख रही थी। और फिर अमित को सब क्लियर हो गया कि रजत ने ये सब नाटक किया था। ये तो वो शादी वाली रात ही समझ गया था, जब रजत खुद अपने ही मुंह से सब बता रहा था सोनम को। पर उसने ये सब किया ही क्यों, किसके कहने पर? अब कपिल ने बिट्टू को शादी वाली रात की क्लिप दिखाई। अब बिट्टू की आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों ही साफ दिखाई पड़ रही थी। क्लिप में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि कशिश रजत के पास जाकर उसे कुछ काम करने के लिए बोल रही थी और उसके बाद ही रजत सोनम के पास गया था, जबकि वो उस वक्त कृपा और आदित्य के स्नैप ले रही थी अपने फोन से। ओह, तो इन सब के पीछे कशिश का मास्टरमाइंड था और रजत उसका साथ दे रहा था। बिट्टू अब गुस्से में कांप रहा था, लेकिन उसने ऐसा किया ही क्यों? आलोक ने बैठी हुई आवाज में पूछा तो बिट्टू ने कहा कि अब ये खुद कशिश बताएगी। कपिल ने बिट्टू से कहा कि यार, मुझे तुझे वो सब संगीत वाली रात ही बताना था, पर तू उस वक्त इतने गुस्से में था कि मैंने सोचा तुझे ये सब अगले दिन बता दूंगा। और सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रजत की इन हरकतों को कशिश कंट्रोल कर रही है। आलोक अब भी चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब धम से कपिल के बेड पर एक तरफ बैठ गया और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और बोला, ये क्या किया मैंने यार? मैंने गुस्से में सोनम से क्या कुछ नहीं कहा, कितना उल्टा सीधा बोला उसे, उसके आंसुओं पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरी बदतमीजी पर कितना रोई थी यार वो, पर मैंने एक बार भी उसकी बातों पर, उसके आंसुओं पर यकीन नहीं किया। यू नो गाइस, मैंने हमेशा उसे केवल उसके लेवल स्टेटस के अकॉर्डिंग जज किया, पर वो पागल लड़की मेरे सेट किए हुए सभी लेवल स्टेटस से बहुत ऊपर की निकली। सच कहूं तो मेरा ही स्टेटस उससे मैच नहीं कर रहा है। यारों, उसने मुझे सिखा दिया कि आदमी ऊंची क्वालिफिकेशन, अच्छी जॉब और अमीरी से अच्छा नहीं बनता है, बल्कि अच्छे बनने के लिए बस दिल का अच्छा होना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करना आना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए और उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं। बेशक वो छोटे शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊंची है। बेटो, तू सोनम से प्यार करता है? कपिल और आलोक दोनों ने एक साथ पूछ लिया। पता नहीं, पर जब वो मेरे आसपास रहती है तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। जब वो हंसते हुए बातें करती है सबसे, तो ऐसा लगता है कि सब तरफ बहुत सुहाना मौसम हो गया है, और जब वो उदास होती है तो लगता है कि सब और एक अजीब सी वीरानगी छा गई है। हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे लड़ाई ही सही, पर वो मुझसे ही बातें करें, कम से कम इस बहाने से उसका कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजरेगा। जब पहली बार उसे देखा था तभी उसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों में डूब गया था मैं,
पर मेरा मेल ईगो मुझे ये मानने से इनकार करवा रहा था कि मैं डॉक्टर अमित गुप्ता ऐसे कैसे किसी भी लड़की से प्यार कर सकता है जो उसके स्टेटस से कहीं से भी मैच नहीं करती। आज बिट्टू ने अपना दिल खोल कर रख दिया, कपिल और आलोक के सामने। और वैसे भी दोस्त तो होते ही हैं, इसलिए कि जो बातें किसी के सामने ना कह पाओ वो दोस्तों के सामने खुल के कह सकते हो, और वो भी बिना इस डर के कि कोई बुरा मान जाएगा। कपिल और आलोक बिट्टू के इर्द गिर्द बैठ गए और धीरे से बोले, भाई तुझे प्यार हो गया है, और वो भी सच्चा वाला। बिट्टू ने उन दोनों को असमंजस वाले लुक में देखा तो कपिल ने कहा कि हाँ बिट्टू जी, यू आर इन लव। बिट्टू के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने कहा कि हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मुझे प्यार हो ही गया है सोनम से। फिर सोनम से कहेगा कब? जब अब की बार सच में कोई रजत आकर उसे तुझसे पहले आई लव यू बोल देगा। आलोक ने बिट्टू के गाल खींचते हुए कहा, नहीं। बिट्टू गुस्से से चीखा, वो सिर्फ मेरी है, अब मैं और उसके मेरे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। अरे मेरे एंग्री यंग मैन, अपने इस गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रख यार, तेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसे सही जगह यूज किया कर, जैसे कि कल कॉलेज में। कपिल ने बिट्टू को प्यार से समझाते हुए कहा, वैसे तूने पता किया कि सोनम को क्या पसंद है? आलोक ने पूछा। नहीं, डॉक्टर साहब बोले। आलोक और कपिल ने अपना सर पीट लिया। अरे मेरे डॉक्टर साहब, किताबों के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसपे हमारे जैसे कुछ जीव रहते हैं, और जिनसे अगर तुम समय समय पर ज्ञान लेते रहते तो आज तुमको सोनम की पसंद नापसंद मालूम होती, समझे? फिर उसे आई लव यू क्या स्टेथोस्कोप लगाकर बोलेगा? आलोक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वही तो पता नहीं है कि मैं कैसे बोलूंगा उसे। डॉक्टर साहब अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए बोले, यार पता नहीं वो मुझे हाँ कहेगी या ना। बिट्टू के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। फिर उसने कुछ सोचा और अपने दोस्तों से बोला कि पहले तो कल कशिश का दिमाग ठिकाने लगाना है, और आलोक से कहा कि प्लीज भाई, अगर मैं कशिश के साथ थोड़ा सख्त हूं तो प्लीज डोंट माइंड यार। तब आलोक ने कहा, तू कशिश के लिए जो भी डिसीजन लेगा मैं तेरे साथ हूं, वैसे भी उस जैसी लड़की से अब मैं कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूं। बिट्टू जब घर से गया था तो बहुत टेंस्ड गया था, पर शाम को जब वो लौट कर आया तो उसे बहुत हल्का फील हो रहा था। आफ्टर ऑल पिछले दिनों की सारी धुंध छट गई थी, और उस पार से आती हुई चमकीली सूरज की किरणों में सोनम का चेहरा उसे और चमकता हुआ दिख रहा था, बिल्कुल सोने की तरह। उसने कपिल के फोन से वो सारी क्लिपें अपने फोन में ले ली थी और फैसला किया था कि ये सब वो सोनम के सामने ही अपने परिवार वालों को भी दिखाएगा। वो चाहता था कि उसके फैसले में उनका परिवार उसके साथ हो, और आज उसके मन में जो उथल पुथल मची हुई थी वो भी खत्म हो गई। वो जान गया था कि उसे प्यार हो गया था सोनम से। अब उसके पास हर उस सवाल का जवाब था जो कि कुछ दिन पहले तक उसे परेशान करते रहे थे। वो जान गया था कि क्यों उसे सोनम के आंसू इतनी तकलीफ देते थे, क्यों वो उसे रोता हुआ देखकर बेचैन हो जाता था, क्यों उसे सोनम की हंसी में सारे जमाने की खुशियां मिल जाती थी। आज वो सब जान गया था, पर सोनम डॉक्टर साहब के हाल से अनजान शाम की चाय बनाने में व्यस्त थी। अरे बिट्टू, बड़ी देर कर दी कपिल के घर पर। दादी ने बिट्टू के लिविंग रूम में आते ही पूछा। हाँ दादी, कुछ जरूरी काम था। अच्छा वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग तो अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं, और सोनम किचन में है, चाय बना रही है। बिट्टू के मुंह से एक आह निकल गई। इस वक्त उसे चाय की कितनी जरूरत थी वो ही जानता था, और चाय सोनम बना रही थी। मजा आ गया। वो झट से किचन में गया। अपनी फीलिंग्स जानने के बाद वो सोनम को देखने के लिए बेचैन हो उठा था, और फिर वो उसके सामने आ ही गई। सोनम ने पूछा, कुछ चाहिए था क्या? वो हाँ चाय, बिट्टू ने अटकते हुए कहा तो सोनम को हंसी आ गई। अभी तो चढ़ाई है, थोड़ा सब्र तो करिए, बन रही है। सब्र तो नहीं हो रहा है अब। बिट्टू जी धीरे से बड़बड़ाए और किचन से बाहर आ गए। उनको खुद पर गुस्सा आ रहा था। सोनम के सामने वो इतना बेचारा क्यों फील कर रहा था? कपिल और आलोक सही कह रहे थे कि मैं कैसे कहूंगा सोनम से अपने दिल की बात, जबकि मैं इतना घबरा रहा हूं। कहीं सच में मुझे मेरे ही स्टेथोस्कोप की जरूरत न पड़ जाए। चाय पीने के बाद बिट्टू ने माँ पापा को वो वीडियो क्लिप दिखाई। क्लिप देखकर राधिका जी और नंद किशोर जी दोनों ही के चेहरे गुस्से और दुख से भरे हुए थे। गुस्सा उन्हें कशिश पर था कि वो लोग कशिश को अच्छी लड़की समझते थे, लेकिन उसकी हरकतों ने उन दोनों के वहम को तोड़ दिया। और दुख बेचारी सोनम के लिए हो रहा था कि वो तो इतनी स्वीट है नेचर से कि किसी अनजान आदमी का भी दिल जीत ले, सबकी हेल्प करती है, सबसे प्यार से पेश आती है। फिर भी कशिश को सोनम से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो इतनी ओछी हरकत पर उतर आई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके इस हरकत के बारे में जब सबको पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी सबके बीच में। बिट्टू ने माँ से कहा कि माँ
सोनम को अभी कुछ मत कहिएगा, वो पहले से ही परेशान है। तो नंद किशोर जी ने बिट्टू से कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि इन सब बातों की चर्चा सोनम के आगे कभी नहीं की जाए। बच्ची का दिल भी दुखेगा और उसे हम सब के सामने एम्बैरस भी फील होगा। इसलिए जो होना था हो गया। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हमारे सब के लिए आज भी सोनम वैसी ही है जैसे कि वो इन सब बातों के होने से पहले थी। पापा ने माँ की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और माँ ने भी मुस्कुराकर उनकी बातों का समर्थन किया। दादी ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो ये कशिश कभी अच्छी ही नहीं लगी। हमेशा ना जाने किस बात के घमंड में डूबी रहती है। बिना मतलब के तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती है। तो फिर सोनम की वजह से उसका कौन सा मतलब पूरा नहीं हो पा रहा था? दादी ने अपने मन की बात राधिका से कही। राधिका जी ने सोचते हुए कहा कि कशिश को कृपा और सोनम की दोस्ती से तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या कशिश को सोनम और बिट्टू की दोस्ती पर एतराज था? और अचानक ही राधिका जी और दादी एक दूसरे के चेहरों को देखकर मुस्कुरा दी। इसका मतलब बिट्टू सोनम को पसंद करता है, नहीं तो बिट्टू को सोनम के बारे में इतनी परवाह क्यों होती? राधिका जी ने धीरे से दादी के कान में कहा और एक लड्डू उनके मुंह में रख दिया और बोली, माँ, अगर हमारा अंदाजा सही निकला तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का खुद ही हाँ बोलेगा। तो दादी ने खुश होते हुए कहा कि मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का, जिस दिन ये गुस्सेल बिट्टू अपने दिल की बात तुझे बताएगा और तू खुश होकर उस दिन पूरी की पूरी लड्डुओं की प्लेट ही मुझे पकड़ा देगी। और दादी के इतना कहते ही दोनों सास बहू ठहाके लगाकर हंस पड़ी। राधिका जी ने माँ से कहा कि अभी ये बात बिट्टू के पापा को बता कर आती हूँ। वो सुनेंगे तो उनकी तो मन की मुराद पूरी हो जाएगी। उधर अपने कमरे में बिट्टू साहब इधर उधर चक्कर काट रहे थे। साला आज कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा कि बाहर जाऊं तो शायद सोनम दिखे। थोड़ी देर में बिट्टू को पापा ने ये कहकर बुला लिया कि जरा बाजार तक साथ में चलो, कुछ सामान लाना है। और बिट्टू उनके साथ बाजार चला गया। देर शाम दोनों लोग लौटे तो देखा कि सोनम माँ के साथ खाने की तैयारी करवा रही थी। सोनम को देखते ही डॉक्टर साहब एकदम एनर्जेटिक फील करने लगे। माँ ने सबको आवाज दी, डिनर इज रेडी। और सब लोग खाना खाने के लिए आ गए। सोनम और राधिका जी ने खाना सर्व किया और फिर खुद ही साथ में बैठकर खाने लगी। खाने के बाद सोनम ने जबरदस्ती माँ को कमरे में भेज दिया, ये कहकर कि खाना आपने बनाया था, बर्तन हम साफ कर लेंगे। बिट्टू ने यह सब अपने रूम की खिड़की से देख लिया था और तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया। जैसे ही सोनम बर्तन साफ करके जाने ही वाली थी कि वो किचन में घुसा और उसे इस टाइम किचन में देखकर सोनम ने पूछा, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ तुम? बिट्टू बोला, फिर हड़बड़ा के बोला, हाँ वो एक्चुअली चाय पीने का मन कर रहा था। खैर रहने दीजिए, आप जाइए, मैं बना लूंगा। डॉक्टर साहब दुखी होने का नाटक करते हुए बोले। सोनम बोली, आप छोड़िए, हम बना देते हैं। और वो चाय बनाने लगी। सोनम चाय का कप लेकर बिट्टू के रूम के पास जाकर अंदर झांकती है, पर डॉक्टर साहब दिखाई नहीं पड़े तो उसने नॉक किया गेट पर और डॉक्टर साहब अंदर से ही बोले, आ जाइए अंदर। और सोनम ने अंदर आकर चाय का कप उनके स्टडी टेबल पर रख दिया और वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि डॉक्टर साहब ने फिर से आवाज दी, सोनम, क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है? एक्चुअली आपको कुछ दिखाना है। सोनम ने हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई। अमित ने उसके सामने वो संगीत और शादी वाली वीडियो क्लिप एक के बाद एक करके दिखाई। वो सब देखते हुए सोनम की आंखें नम हो गई और उसने मुंह घुमा लिया बिट्टू की तरफ से, पर बिट्टू को उसके सिसकने की आवाज आ रही थी। देखिए, मेरा मोटो आपका हर्ट करने का नहीं था, प्लीज आप रोइए मत, बिट्टू अधीर होकर बोला। सोनम ने अपने आंसू पोंछ लिए, पर फिर भी उसकी आंखों की नमी अभी तक गई नहीं थी। डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत जुटाकर सोनम को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और कहा कि मैं सिर्फ आपको सच दिखाना चाहता था। मुझे पता है कि सच क्या है, यह आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, पर फिर भी आपके लिए यह जानना जरूरी था कि आपके साथ ऐसा किसने किया। सोनम अभी भी नीचे निगाह करके सुबक रही थी और ये डॉक्टर साहब से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फिर से बोले, सोनम प्लीज आप रोइए मत, आपके आंसू मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आज एक बार फिर मैंने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। आई एम सॉरी, बिट्टू ने कहा और आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके माथे को किस कर लिया। सोनम धीरे से उसके पास से हटना चाही तो अमित ने आंखों ही आंखों में इंकार करते हुए कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। अगर आप ऐसे ही चली जाएंगी तो सारी रात रोती रहेंगी और मैं खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अमित ने सोनम को आहिस्ता से गले लगा लिया।
दोनों एक दूसरे के तब तक गले लगे रहे जब तक कि सोनम की सिसकियां बंद नहीं हो पाई। फिर थोड़ी देर में सोनम ने खुद को डॉक्टर साहब से अलग करते हुए कहा, अब हम ठीक है, देखिए रो भी नहीं रहे हैं, अब हम जाएं? सोनम ये कहते हुए डॉक्टर साहब की तरफ देखा तो डॉक्टर साहब को अपनी तरफ एक टक देखते हुए उसकी नजरें खुद ही नीचे झुक गईं। सोनम ने कहा कि हमें नींद आ रही है और आप भी सो जाइए। और एक बात और, आप गुस्से में कुछ भी और किसी के लिए भी गलत नहीं करेंगे। इतना कहकर सोनम अपने रूम की तरफ चली गई। डॉक्टर साहब बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे जिस तरफ सोनम गई थी। ओफो, ये क्या होता जा रहा है मुझे? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया उसके नजदीक जाने से? अगर वो बुरा मान गई तो? अभी तो तूने उसे अपने दिल की बात भी नहीं कही। नो बिट्टू नो, अब तुम कोई गलती नहीं करोगे, समझे? उसने खुद को समझाते हुए कहा और तकिए को गले से लगाकर बिस्तर पर लुढ़क गया। आफ्टर ऑल बिट्टू सोनम की बात कैसे टाल सकता था? उधर सोनम अपने कमरे में आकर खुद की उखड़ती हुई सांसों पर बड़ी मुश्किल से काबू कर पाई। ये हमें क्या हो गया था? हम डॉक्टर साहब के इतने नजदीक नहीं जा सकते हैं। उसने खुद को समझाया। पर उनके छूने पर, उनके हमारे करीब आने पर हमें कोई भी घबराहट महसूस क्यों नहीं हुई, जैसे कि तब हो रही थी जब रजत हमको छूना चाह रहा था। डॉक्टर साहब के पास हमें ऐसा क्यों लग रहा था कि हम दुनिया की सबसे महफूज जगह हैं? नहीं, हमें खुद को रोकना होगा। अगर इस बारे में आंटी जी, अंकल जी या दादी को पता चला तो वो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कितने एहसान फरामोश हैं हम। उन्होंने हमारी मदद की, अपने घर में रहने दिया, कभी गलती से भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस घर के नहीं हैं। हमेशा कृपा के बराबर समझा है हमें, और हम उनके लड़के के लिए। इससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाई और 2 बूंद उसकी आंखों से फिर ढुलक गए। उसे डॉक्टर साहब की बात याद आ गई। मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचते हुए कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सोनम जानबूझकर जल्दी ही कॉलेज निकल गई। वो डॉक्टर साहब का सामना नहीं करना चाहती थी। बिट्टू जब अपनी जिम से फारिग होकर नाश्ते के लिए बैठा तो उसे सोनम नहीं दिखाई दे रही थी। तब उसने दादी से पूछ ही लिया, दादी आज आपकी लाडली नहीं दिखाई दे रही है, अभी तक सो रही है क्या? तो माँ ने अंदर से उसे दूध का ग्लास और ऑमलेट देते हुए कहा कि सो नहीं रही है, बल्कि वो तो सुबह ही कॉलेज निकल गई है। क्या? अमित चौंक गया, फिर संभलते हुए बोला, आई मीन इतनी जल्दी? तो दादी ने बताया, मैंने पूछा था तो बोल रही थी कि कॉलेज में बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है और उसे लैब तैयार करवानी है, तो इसलिए जल्दी ही जाना पड़ा। ये सुनकर बेचारे बिट्टू जी चुपचाप नाश्ता करके अपने रूम में आ गए और कपिल को फोन मिलाकर उससे कुछ बात करते हैं और सी यू सून कहकर फोन काट देते हैं। आई एम कमिंग डॉक्टर कशिश, वेट फॉर मी। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।